दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के यानी 21 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितने नामों की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन है 4, बी है 29, सी है 22 और डी है 23। तो आप बताइए कौन से हैं। तो दोस्तों हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चार नामों की घोषणा की गई है। कितने नामों की? 4 नामों की। अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। देखिए, पहला जो है वो रोहित शर्मा जी हैं, दूसरी हैं वो हैं विनेश फोगाट, तीसरे हैं मानिक बात्रा, मानिक बात्रा, और चौथे हैं वो हैं टी मरियप्पन। कौन है? टी मरियप्पन। ठीक है दोस्तों, रोहित जो शर्मा है वो क्रिकेटर हैं और विनेश फोगाट हैं ये महिला पहलवान है। कौन है? महिला पहलवान है। आप लिखते रहिए, महिला पहलवान है। और मानिक बात्रा जो हैं वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। और टी मरियप्पन है वो हाई जंपर है। कौन है? हाई जंपर। तो आप 4 नाम ध्यान रखिए, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मानिका बात्रा और टी मरियप्पन। ठीक है दोस्तों, 4 नामों को लिया गया है। कितने नामों को? 4 नामों को। अच्छा, अब आपको पता होगा कि 4 नामों को लिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। अब जो रोहित शर्मा हैं ये चौथे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। अच्छा, 3 कौन कौन है या 3 कौन कौन से लोग हैं जो पा चुके हैं? तो देखिए, सचिन तेंदुलकर पा चुके हैं, MS धोनी पा चुके हैं और विराट कोहली पा चुके हैं। ठीक है, 3 लोग पा चुके हैं और चौथे रोहित शर्मा जी हैं। ठीक। अच्छा, अब बात आती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो मैं थोड़ा बता दूं, इसकी जो स्थापना है वो 1991-92 में हुई थी। ठीक है, 1991-92 में हुई थी। और थोड़ा बता दूं, इसमें जो है वो 7.5 लाख रुपए की राशि मिलती है। कितने की? 7.5 लाख रुपए की राशि मिलती है, एक पत्र मिलता है और शॉल मिलती है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको मिलती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं और बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 4 लोगों के लिए चुना गया है। और अर्जुन पुरस्कार के लिए कितने के लिए? किन के लिए? अर्जुन पुरस्कार जो है वो 29 लोगों का नाम दर्ज किया गया है। कितने का? 29 लोगों को मिलेगा। और इसमें भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा भी मौजूद हैं। कौन है? ईशांत शर्मा, अतुल दास, दूती चंद्र, ये ऐसे आदि लोग हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, इतनी चीज़ आप याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है? बताइए। ए ऑप्शन है इंदौर, बी है सूरत और सी है मुंबई और डी है लखनऊ। तो आप बताइए। तो दोस्तों जैसा चित्र में दिख रहा है आपको, इंदौर चौथी बार, कितने बार? चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। ठीक है, कौन बना है? इंदौर बना है। अब मैं पहले नंबर का इंदौर बना है, दूसरे का कौन बना है? दूसरे का बना है दोस्त सूरत और तीसरे का बना है मुंबई। तो आप ध्यान रखिए कि पहले नंबर पर इंदौर है, दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर है मुंबई। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया है एग्जाम में और आता भी रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए टिक कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है इंदौर। चलिए आगे बात करते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 12 अगस्त को, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को या फिर 19 अगस्त को? आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों जो विश्व मानवतावादी दिवस है वो मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। अच्छा, अब देखिए, अगस्त माह के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो मैं अगस्त के लास्ट वीक में यानी कि 29-30 तारीख में लेके आऊँगा, एक वीडियो बनाऊँगा। आपने जब तक जुलाई माह के नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए आप, और इम्पोर्टेंट दिवस के नाम से एक वीडियो है, उसे आप जुलाई माह के देख लीजिए। ठीक है, अगस्त माह के कुछ ही दिनों बाद आपके सामने आ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका आंसर है वो है 19 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ARIIA 2020 रैंकिंग में किस शिक्षण संस्थानों ने टॉप किया है? बताइए। तो ए ऑप्शन है IIT रुड़की, बी है IIT मद्रास, सी है IIT बॉम्बे और डी है IIT दिल्ली। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों जो पहले स्थान पर रहा है वो रही है
आईआईटी मद्रास। कौन रहा है? आईआईटी मद्रास। अच्छा, दूसरे स्थान पर रहे हैं वो रही है आईआईटी मुंबई, और तीसरे स्थान पर रहा है वो रहा है आईआईटी दिल्ली। तो इसका जो आंसर है वो है आईआईटी मद्रास, ये पहले स्थान पर रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये AARI है क्या, तो मैं बताता हूँ। देखिए, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक है, क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है। और मैं आपको बता दूं थोड़ा यहीं पे कि आईआईटी जो मद्रास है, इससे अगर करंट से रिलेटेड किया जाए तो आईआईटी मद्रास ने, आपको पता है कि सबसे क्या बोलते हैं, आईआईटी मद्रास ने सबसे पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई थी। किसने? आईआईटी मद्रास ने। सबसे पहले स्टैंडिंग व्हील चेयर किसने बनाई थी? मद्रास ने। अच्छा, बम्बई की बात करते हैं तो इस महामारी के बीच में आईआईटी बम्बई ने क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था। क्या बनाया था? क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन। और आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आपको पता है कि कोविड-19 की सबसे सस्ती डायग्नोसिस किट कोरोश्योर किसने लॉन्च की थी? आईआईटी दिल्ली ने। तो ये करंट से रिलेटेड आप चीज़ें याद रखते रहिए, और इसका जो आंसर है वो आईआईटी मद्रास। ठीक है दोस्तों, जो पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को रेगुलर देखा करिए, आप पूरा देखा करिए। और यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत चर्चे में है अभी हाल ही में। आपको पता ही होगा कि सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा CAT के लिए किस एजेंसी का गठन को मंजूरी दी है, आप बताइए। तो ए ऑप्शन है कॉमन रिक्रूटमेंट एजेंसी, बी है ऑल इंडिया यूनियन एजेंसी, सी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप टिक करिए। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि NRA। क्या है दोस्तों? ये है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA। ठीक है। अगर इसकी हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रीय भारतीय संस्था। क्या है? राष्ट्रीय भारतीय संस्था। अब थोड़ी देर आप बने रहिए, और मैं इस क्वेश्चन से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो यहीं बताने वाला हूँ। देखिए, आपको पता है कि PM मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक हुई थी। ठीक है, PM मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, और उसमें ये बताया गया कि अब जितनी भी SSC, IBPS और RRB, यानी कि जितने भी रेलवे और निम्न वित्त मंत्रालय की जितनी भी भर्तियां हैं उनसे पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि CAT, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी ये होगा क्या है इसका मतलब, तो मैं बताता हूँ। देखिए, आपको ये जो एजेंसी है वो कराएगी इसको। अच्छा, देखिए, SSC, IBPS और RRB और वित्त मंत्रालय की जितनी भी भर्तियां हैं, ये भर्तियों में आप लोग फॉर्म डालते हैं। ठीक है। अब जब आप ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद ही इन भर्तियों में आप फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक लाइन में अगर मैं बात ख़त्म करूं तो CAT, सॉरी यहाँ देखिए ई है। ठीक है, ई। तो CET जो किया है, तो आप एक बात में समझ लीजिए कि किसी भी भर्ती में फॉर्म डालने के लिए आपको CET के बाद ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये CET होगा कहाँ? तो देखो, देश में 117 कितने 117 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है। ये जो है साल में 2 बार होया करेगा। कितने बार हो गया करेगा? साल में 2 बार। अब पूछेंगे सर ये बैलेट कितने दिन तक हुआ करेगा, तो ये बैलेट जो है वो 3 वर्ष तक हुआ करेगा। कितने वर्ष तक हुआ करेगा? 3 वर्ष तक हुआ करेगा। ठीक है दोस्तों, ग्रुप C और D की भर्तियों के लिए। अब देखिए, ये 3 तरीके का हो सकेगा। अगर कोई भर्ती 10th स्टैंडर्ड से आ रही है तो उसकी जो लेवल होगा वो अलग होगा। अगर 12th स्टैंडर्ड से आ रही है तो CET ई है यहाँ पे, तो उसका लेवल अलग होगा। ठीक है, उसका लेवल अलग होगा। और अगर ग्रेजुएशन से आ रही है तो उसका लेवल अलग होगा। ये 3 प्रकार में होगा। और आपको पता है कि ये साल में दो बार हुआ करेगा, और ये इसकी जो मार्कशीट है वो 3 साल के लिए वैलिड हुआ करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो एजेंसी है गठित की गई है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी।
चलिए आगे बात करते हैं कि किसने चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्त, देखिए टाइपिंग में गलतियां हो जाती हैं बहुत। किसने चुनाव आयुक्त के रूप से इस्तीफा दिया है? बताइए, अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, कनिष्ठ कटारिया या मोहन सिंह? तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों हाल ही में अशोक लवासा जी ने, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त से नहीं, ये पूछ रहा है चुनाव आयुक्त के रूप से, ठीक है, यानी कि जो चुनाव आयुक्त की कगार में थे। मैं बताता हूँ आपको, देखिए अशोक लवासा हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब मैं बताता हूँ ये कौन है। देखिए ये हरियाणा कैडर के 1980 बैच के आईएएस हैं। कौन है? 1980 बैच के आईएएस हैं। और ये जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो लाइन होती है या फिर सूची होती है उसमें नामित थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने क्या कहते हैं वो दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और ये चर्चे में भी रहे थे 2019 में। आपको पता है जब चुनाव हुए थे तो अमित शाह और मोदी जी पर जो इलेक्शन पे जो आचार संहिता में उल्लंघन का जो आरोप लगा था उन्होंने ही क्लीन चिट दिया था, ठीक है। तो आपको पता होगा इतनी चीज़ें। तो इसका मतलब जो है वो अशोक लवासा जी है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन आपको बनता है चुनाव आयुक्त से कि हाल ही में वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो अभी जो हैं वो हैं सुनील अरोड़ा जी। कौन है दोस्तों? सुनील अरोड़ा जी। देखिए ये हैं, ये 23 नंबर के सुनील अरोड़ा जी हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक। तो इतनी बात आप याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। कोरोना की महामारी के बावजूद, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोरोना की महामारी के बावजूद बांग्लादेश की जीडीपी में वित्त वर्ष में कितनी बढ़ोतरी हुई है? बताइए। देखिए कोरोना, आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, उसमें सब देश अपनी अपनी जो है वो इकोनॉमी की देख रहे हैं। तो इसी में जो बांग्लादेश है उसने एक अच्छी छलांग लगाई है और उसमें बताया गया है कि जीडीपी में इसने जून जुलाई के महीने में बहुत अच्छी बढ़त की है। तो ए ऑप्शन है 2.4%, बी है 3.45%, सी है 3.33% और डी है 5.44%। तो आप दोस्तों बताइए कितनी है? तो इसका जो आंसर है वो है 5.44%। इतनी बढ़ोतरी अभी बांग्लादेश ने अपनी जीडीपी में की है। और दुनिया के अर्थशास्त्री जितने भी हैं वो ये उम्मीद लगा रहे हैं, ये कयास लगा रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो बहुत जल्दी ही पटरी पर लौट आएगा। यानी कि जो कोरोना काल से जो भी लॉकडाउन में जो भी चीज़ें स्थगित हुई हैं या स्थिर हुई हैं वो बहुत जल्दी ही आने वाली हैं, सही तरीके से होने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैप में देखिए, ये है भारत अपना और यहीं पे है बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इसकी जो मुद्रा है वो है टका और इसके जो पीएम है वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना, ठीक है दोस्तों। और आपको पता होगा कि ये भारत है और यहीं पे है बांग्लादेश, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर एक डेल्टा है, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है। कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय ने मडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? बताइए दोस्तों। देखिए यूपी सरकार ने अभी एक गुहार लगाई थी रेल मंत्रालय से, कहा था कि हम इसका नाम बदल के कुछ और रखना चाह रहे हैं। तो बताइए, ए ऑप्शन है अयोध्या, बी है बनारस, सी है गंगा चौक और डी है BHU। क्या रखा है बताइए? तो इसका जो नाम है दोस्तों वो रखा है बनारस। क्या नाम रखा है? बनारस। तो मडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रख दिया है, ठीक है। क्या रख दिया है? बनारस। अब गृह मंत्रालय ने दी। आपको एक बात बता दूं मैं, देखिए जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनकी अगर उन्हें बदलना होता है तो दो तीन जगह से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। एक रेल मंत्रालय से लेनी पड़ती है, एक डाक विभाग से लेनी पड़ती है और एक गृह मंत्रालय से लेनी पड़ती है। किससे लेनी पड़ती है? गृह मंत्रालय से, ठीक है। तो गृह मंत्रालय की बात आती है तो अभी वर्तमान के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। कौन है दोस्तों? अमित शाह, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो हो वो तुरंत अपलोड हो तो तुरंत मालूम पड़ जाए, ठीक है दोस्तों।
और इसी चैनल पर सीटेट की क्लासें चल रही हैं। आप अगर चाहें, आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें एक चैनल सीटेट क्लासेस 2020 के नाम से प्लेलिस्ट का बना हुआ है, उसमें आप क्लिक करके देख लीजिए वीडियो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।